नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रानंदन पंत की कविता वे आँखें। किंतु कविता को समझने से पहले जान लेते हैं कवि सुमित्रानंदन पंत कौन थे। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को कौसानी, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के ही गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आँखें जैसी कविताएं भी लिखीं। इसके साथ ही अरविंद के मानवतावाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। इन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुई। इनकी मुख्य रचनाएं वीणा, पल्लव, चितंबरा, युगवाणी, लोकायतन, हार, आत्मकथात्मक संस्मरण, 60 वर्ष, युगपथ, स्वर्ग किरण, कला और बूढ़ा चाँद है। पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण जैसी श्रेष्ठ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में इन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया है। पाठ्यक्रम में सम्मिलित इनकी कविता वे आँखें प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। आइए कविता देखते हैं और उसका भावार्थ समझते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे अब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। बिना दवा दर्पण के घर ने स्वर्ग चली आँखें आती भर, देख रेख के बिना दूध में ही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लूटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण एक चमक है लाती, तुरत शून्य हो गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। प्रस्तुत कविता में सरीखे से तात्पर्य समान से है। दारुण का अर्थ है घोर या निर्दयी, चितवन मतलब दृष्टि, बेदखल मतलब हिस्सेदारी से अलग करना, कारकुन का अर्थ है जमींदारों के कारिंदे, कुर्क मतलब नीलामी, बरधो मतलब बैल, घरनी मतलब घरवाली अर्थात पत्नी। अब हम लोग कविता की 4 पंक्तियाँ पढ़कर उसका अर्थ समझेंगे। आइए पहली 4 पंक्तियाँ देखते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन,
भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अर्थात कवि सुमित्रानंदन पंत ने किसान की उपेक्षा का मार्मिक चित्रण किया है। कवि किसानों का भयंकर शोषण व दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि शोषित किसान की गड्ढों में धंसी हुई आंखें अंधेरी गुफा के समान दिखाई देती हैं, जिनसे मन में अज्ञात भय उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है कि उनमें बहुत दूर दूर तक कोई कष्ट, दयनीयता व दुख का मौन रुदन भरा हुआ है। उसकी आंखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है। कवि आगे लिखता है कि वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मुझधार आज संसार कगार सदृश वह किसका। अर्थात किसान का अतीत अच्छा था, वह सदैव स्वाधीन था, उसके पास अपने खेत थे, उसकी आंखों में स्वाभिमान झलकता था, किंतु आज वह अकेला पड़ गया है। संसार उसे समस्याओं के बीच में छोड़कर किनारे की तरह बहकर उससे दूर चला गया है। कवि आगे कहता है, लहराते वे खेत त्रिगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। अर्थात किसान अपने अतीत को याद करता है, उसकी आंखों के समक्ष खेत लहलहाते नजर आते हैं, जबकि अब उन खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया है। अर्थात जमींदारों ने उसकी ज़मीन हड़प ली है। कभी इन खेतों के तिनके तिनके में हरियाली लहराती थी तथा किसान के जीवन को सुखमय बनाती थी। आज वह सब कुछ खत्म हो गया है। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। अर्थात किसान की आँखों में आज भी उसके पुत्र का चित्र घूमता रहता है। उसे वह दृश्य याद आता है जब उसके जवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। यह बड़े दुख की बात थी। कवि आगे कहता है, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। यहाँ पर महाजनों के अत्याचार का सजीव वर्णन कवि ने किया है। कवि किसान की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए आगे कहता है कि किसान कर्ज में डूब गया। महाजन ने धन व ब्याज की वसूली के लिए किसान की अस्थायी संपत्ति को नीलाम कर दिया, उसे घर से बेघर कर दिया, किंतु अपने ऋण के ब्याज की पाई पाई चुका ली। किसान को सर्वाधिक पीड़ा तब हुई जब उसके बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया गया। उजरी उसके सिवा किसे अब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। कवि कहता है कि किसान के पास दुधारी गाय थी जिसे किसान प्यार से उजरी कहा करता था। वह उसके सिवा किसी को अपने पास दूध देने के लिए नहीं आने देती थी। मजबूरी के कारण किसान को उसे भी बेचना पड़ा। इन सब बातों को याद करके किसान व्यथित है। ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचते हैं। उसकी सुखमयी खेती उजड़ चुकी है। अब वह निराश व हताश है। कवि आगे लिखता है, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अर्थात यहाँ किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि बताता है कि उसकी पत्नी दवा दारू के अभाव में मर गई। उसके पास संसाधनों की इतनी कमी थी कि वह उसका इलाज भी नहीं करा सका। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद उस पर आश्रित किसान की नन्ही बच्ची भी 2 दिन बाद मर गई। कवि आगे लिखता है, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। अर्थात किसान के घर में उसकी विधवा पुत्रवधू बची हुई थी। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसे पति को मारने वाला समझा जाता था। समाज में पति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को मृत्यु का जिम्मेदार मान लिया जाता है। एक दिन कोतवाल ने उसे थाने बुलवाकर उसकी इज्जत लूट ली। लाज के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार किसान का भरा पूरा परिवार ही बिखर गया। कवि आगे लिखता है, खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। अर्थात किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष शोक नहीं है। वह उसे पैर की जूती के समान समझता है। यदि एक नहीं रहती तो दूसरे से विवाह करके लाया जा सकता है। इस बात से तत्कालीन समाज में स्त्रियों की दयनीय दशा का पता चलता है और पत्नी के प्रति किसान की घटिया मानसिकता उजागर होती है। कवि आगे लिखता है, किसान को अपने जवान बेटे की याद आने पर बहुत कष्ट होता है। उसकी छाती पर सांप लौट उठता है तथा छाती फटने लगती है। यहाँ छाती फटना, सांप लौटना आदि मुहावरों का प्रयोग कवि ने किया है।
ऐसे अनेक मुहावरों का प्रयोग प्रस्तुत कविता में हुआ है। कुल मिलाकर किसान को अपने बेटे की मृत्यु का असहनीय कष्ट है। कवि आगे लिखता है, पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। अर्थात किसान जब पिछले सुखहाल जीवन को याद करता है तो उसकी आंखों में एक क्षण के लिए प्रसन्नता की चमक आती है, किंतु अगले ही क्षण जब वह सच्चाई के धरातल पर सोचता है, वर्तमान में झांकता है, तो उसकी नज़र शून्य में अटक कर गड़ जाती है। वह चेतना शून्य हो उठता है और उसकी नज़र तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। अर्थात किसान का मन आक्रोशित हो उठता है। यहाँ तीखी नोक सदृश में उपमा अलंकार है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।